स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 संगम एज। तो संगम एज को देखो कंसिडर किया जाता है, मार्क किया जाता है कि एक निशानदेह है किसमें, इतिहास में, साउथ इंडिया के यानी कि पश्चिमी भारत के। जो शब्द है संगम, ये कहाँ से लिया गया है? तमिल वर्ड है ये। द वर्ड संगम इज द तमिल फ्रॉम फॉर्म है ये संस्कृत संघ का। संघ को तमिल में कहा जाता है संगम, जिसका मतलब होता है विच मीन्स एन असेंबली, जिसका मतलब होता है असेंबली या फिर कोई संगठन। तो 10 जो संगम एज है वो क्या रेफर करता है? रेफर करता है टू द पीरियड, उस वक्त को जब बल्क ऑफ ढेर सारे जो तमिल साहित्य है ना वो संगठित किए जा रहे थे बाई अ बॉडी ऑफ तमिल स्कॉलर। बहुत सारे तमिल विद्वान है वो मिलकर, और बहुत सारे जो तमिल कवि है वो मिलकर जो है कि इसको संगठित कर रहे थे तमिल साहित्य को, 3 सक्सेसिव यानी एक के बाद एक लिटरेरी साहित्यिक गैदरिंग में, जिसको कि संगम कहा गया है। हेंस संगम मीनिंग कन्फ्लुएंस। संगम का मतलब क्या होता है? मिलाप। मिलाप है, रिफर्स टू द गैदरिंग, गैदरिंग मिलना ऑफ पोएट्स एंड बार्ड्स, पोएट्स और बार्ड्स का मिलना, यानी सूत सारिका बार्ड्स को बोलते हैं। दीज टुक प्लेस बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पहली सेंचुरी बीसी से और सेकेंड सेंचुरी एडी तक रहा है इन द किंगडम ऑफ पांड्यास, पांड्यास के राज्य में। These texts were called संगम, इनको संगम इसलिए कहा गया बिकॉज क्योंकि इनको सपोज किया जाता है कि ये संगठित हुए हैं, कंपाइल्ड हुए हैं असेंबलीज में। असेंबलीज मतलब सभाओं में। किसकी सभाओं में? कवियों की सभाओं में, जो कि मदुराई शहर में लगा करती थी, जो कवियों की सभा थी। ये माना जाता है कि जो पहला संगम है वो अटेंड किया गया था भगवान के द्वारा और लिजेंडरी सेजेस मतलब पौराणिक जो ऋषि होते हैं, ऋषि मुनि, उनके द्वारा। लेकिन सारा कार्य जो है ना पेरिस्ट मतलब कह सकते हो कि खत्म हो चुका है, मतलब कहीं खो गया, खत्म हो गया। जो दूसरा संगम है वो अटेंड किया गया बहुत सारे कवियों के द्वारा, और उन्होंने बहुत सारा मास ऑफ लिटरेचर, बहुत सारा साहित्यिक प्रोड्यूस किया। बट नॉट ओनली, ना कि सिर्फ तोलाकापियम, तोलाकापियर के द्वारा, यानी ये किताब का नाम है, ओल्डेस्ट बुक है तमिल ग्रामर की, वो सरवाइव करती है। ठीक है, बट ओनली सिर्फ देखो बहुत सारा जो है कि साहित्य इन्होंने लिखा, बनाया, संगठित किया, लेकिन सिर्फ कौन सरवाइव करता है? ओल्डेस्ट किताब तमिल ग्रामर की, जिसका नाम है तोलकापियम। किसके द्वारा? तोलकापियर के द्वारा। तीसरा जो संगम हुआ था, यानी तीसरा मिलाप कह सकते हो, अटेंड किया गया था बहुत कवियों के द्वारा, जो इसमें प्रोड्यूस किया गया बहुत सारे साहित्य, जिसका सिर्फ एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा ही आज सर्वाइव करता है, जीवित है। ये फ्रैक्शन वो है जो कंस्टिट्यूट करता है एक्सटेंट बॉडी, यानी वर्तमान मौजूदा संगम लिटरेचर को। ये वो हिस्सा है जो क्या है? आज का मौजूदा संगम जो साहित्य है उसको कंस्टिट्यूट करता है। 3 किंगडम थे चेरास के। कौन कौन से थे? एक 3 किंगडम्स, चेरास, पांड्यास और चोलास। देख रहे हो, चेरास, पांड्यास और चोलास। ये हमेशा जो है एक दूसरे के साथ युद्ध में हुआ करते थे। देयर वॉर्स एंड हीरोइक डेट्स, उनका जो लड़ाई थी, उनका जो जंग थे और उनके जो कारनामे थे, वो सब जो है कि थीम है किसका? संगम साहित्य का। और इसके हिसाब से ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया है, इसके हिसाब से चेरास जो है फाइनली असर्टेड देयर सुप्रीमेसी ओवर द अदर 2 किंगडम, यानी कि चेरास जो है इन दोनों से सुप्रीमेसी में थे, यानी कि इन दोनों से परम रहे हैं। ठीक है, किससे? पांड्यास और चोलास से। स्रोत की बात करें, स्रोत मतलब जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ये जो प्राथमिक स्रोत है आपके इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, संगम के, वो इंक्लूड करता है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल क्या होता है? देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है अमेरिकन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तिरुक्कुलर है क्या? ये सबसे पुरानी और सेलिब्रेट की जाने वाली, यानी उत्साह मनाए जाने वाली वर्क है, सेलिब्रेट की जाने वाली। एट द 18 माइनर ऑफ द 18 माइनर वर्क, 18 छोटे छोटे काम किए गए हैं पतिनेन किल्ला कनक्कू ऑफ द संगम लिटरेचर। और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? तिरुवल्लुवर के द्वारा। ये तिरुवल्लुवर कौन है? एक तमिल पोएट है और फिलोसोफर, दर्शन शास्त्री हैं। तिरुक्कुरल या कुरल, इसको माना जाता है कि ये कंपाउंड है टीचिंग का। क्या है ये? कंपाउंड, यानी कि ये मिलाप है, समझौता है। किसका? टीचिंग्स का। किसके से टीचिंग्स का मिलाप है ये? मिलाना मतलब किसको मिलाया गया है? धर्म शास्त्र के शिक्षा को मिलाया गया है, अर्थशास्त्र को और कामा सूत्र को। इट कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ ब्रीफ मेट्रिकल, मेट्रिकल का मतलब होता है छंदोबद्ध, दशांश। तो ये जो है कि इसमें संक्षिप्त में दशोशांश प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब आप समझते हो, कहावत है बहुत सारे एस्पेक्ट के।
ऑफ लाइफ, है ना, जीवन के हिस्सों के और धर्म के। तो बहुत सारे इसमें प्रोवर्ब वगैरह भी हैं। तो ये तिरुक्कुलल है, समझ में आया, ये एक साहित्य है। तो ये स्रोत है। ये देखो तिरुवल्लुवर है जिन्होंने ये लिखा है, ठीक। इट इज द कलेक्शन ऑफ तमिल कपलेट, ये तमिल कपलेट का जो है ना, ये कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब जोड़ है, मतलब मिला के लिखा गया, ऑर्गेनाइज किया गया 133 चैप्टर्स में। ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर के पास अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक खास विषय है, जो रेंज करता है प्लफिंग अ पीस ऑफ लैंड, यानी जमीन को कोड़ने से लेके देश के ऊपर राज्य करने तक। इट प्रीचेज, ये बताता है, सिखाता है सिंप्लिसिटी, और क्या, सच्चाई थ्रू आउट इट्स वर्सेस, इसमें जो भी वर्सेस हैं उसमें, यानी छंद जो दिए गए हैं उसमें यही सारी चीजें हैं। जो 133 चैप्टर हैं उनको ग्रुप किया गया है, उनको संगठित किया गया है अलग अलग वर्ग में, सेक्शन में। पहला है अरम, अरम यानी राइटियसनेस, दूसरा है पोरुल यानी कि वेल्थ, धन, और तीसरा इनबाम या फिर इसको कमम भी बोले हैं, जिसको बोला जाता है प्लेजर। वाइल आराम और इनबाम डिस्कस किया गया है एथिकल लिविंग, एथिकल मतलब नैतिक जीवन, किसी इंसान की निजी जिंदगी का। तो पोरिल डील करता है पब्लिक अफेयर, यानी कि प्राइवेट लाइफ, यानी कि निजी जिंदगी की बात कर रहा है, और दूसरा डील करता है पब्लिक अफेयर, यानी लोगों के बीच में जो होता है उसकी बात कर रहा है, सार्वजनिक जिसको कहते हैं, सॉरी, सार्वजनिक मामलों की। इसके बाद है टॉपिक मेगालिथ। मेगालिथ क्या होते हैं? ये बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिख रहा है, ये बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, विथ स्टोन स्लैब्स, पत्थर के स्लैब्स, ऐसे बड़े बड़े स्लैब्स दिख रहे हो, पत्थर के स्लैब्स कहा जाता है इनको, टुकड़े हैं। रेस्टिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, विदाउट एनी मोल्टर, इसमें कोई मसाला वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया चिपकाने के लिए। समटाइम इनमें एक ओपनिंग होती है, कट की जाती है किसी एक हिस्से से। दीज एक्टेड आइदर एज अ ब्यूरियल साइट, इसको माना जाता है ये क्या है, ब्यूरियल साइट है। ब्यूरियल मतलब किसी की कब्र है, या फिर कमेमोरेटिव मेमोरियल है। कमेमोरेटिव का मतलब होता है स्मरणीय, यादगार, मेमोरियल यानी शहीद स्मारक है। वाइल सम मेगालिथ, कुछ ऐसे भी मेगालिथ हैं जिनको देखा जा सकता है सरफेस के ऊपर, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अंडरग्राउंड भी हैं, जमीन के नीचे। स्टोन सर्कल या फिर बाउल्डर वगैरह रखे जाते हैं सरफेस के ऊपर, और प्रोबेबली ये सर्व करते हैं किसको, एज साइन स्पॉट, ये निशानदेही है किसके, टू फाइंड द ब्यूरियल साइट, ताकि आप एक बार में देख के क्या कर सको, ब्यूरियल साइट को पहचान सको। अरे एकदम मामूली सा समझो, जैसे कि क्रिश्चियन में देखोगे और मुस्लिम्स में भी कहीं कहीं देखोगे, जहां कब्र में दफनाया जाता है वहां पे एक जो है पत्थर रख दिया जाता है, तो उसी की बात कर रहा है। तो कहीं कहीं पे ऐसे भी पत्थर दिख जाएंगे जो साइन स्पॉट की तरह काम करेंगे, कि हाँ यहाँ पे किसी की कब्र है, कोई ब्यूरियल साइट है यहाँ पे, सो दैट पीपल जो है, लोग यहाँ पे रिटर्न कर सके उसी जगह को जहां पर वो आना चाहते हैं। सम मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मेगालिथ यानी कब्रें हैं जो है वहां पे कैसा है, एक से ज्यादा स्केलेटन यानी एक से ज्यादा जो है दफनाए गए हैं। दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है कि जो लोग बिलोंग करते हैं एक ही परिवार के, वो बरी किए जाते हैं एक ही जगह पे अलग अलग समय में। दीज आर ऑल्सो नोन एज, इनको मेमोरियल स्टोन भी कहा जाता है, यानी शहीदी पत्थर कहा जाता है। दीज मेगालिथ कंटेन, ये जो मेगालिथ होते हैं इसमें न सिर्फ स्केलेटन होते हैं जो दफनाया गया है उस इंसान का, बल्कि इसमें ग्रेव ग्रूड्स भी होते हैं, कब्रों के अंदर की चीजें भी होती हैं, जिसमें पॉटरी वगैरह यानी मिट्टियों के बने हुए बर्तन होते हैं, और लोहे की चीजें होती हैं। ये ऑब्जेक्ट हमको बहुत ही यूजफुल, यानी कि आप कह सकते हो उपयोगी इंसाइट देते हैं, यानी सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि देते हैं जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में, कि जो लोगों की जिंदगी में संगम एज में रहा है उसके बारे में आप जान पाते हो इससे। फॉर एग्जाम्पल ढेर सारे जो एग्रीकल्चर टूल हैं, जो खेती बाड़ी के औजार हैं, कंपेयर किया जाता है कि जिससे पता चलता है कि फिशिंग और हंटिंग कम हुआ करती थी। तो कंक्लूड किया जाता सकता है कि जो मेगालिथिक पीपल हैं इनिशियली वो एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं थे, यानी कि बहुत ज्यादा विकसित खेती बाड़ी में नहीं इन्वॉल्व थे। विकसित खेती बाड़ी का मतलब है बेहतरीन तरह के औजारों का मिलना। अब देखो ग्रेव गुड्स, यानी कि जो कब्रों में जो चीजें होती हैं उससे, वहां से जो धार्मिक उनकी भावनाएं हैं मेगालिथिक पीपल की, वो भी जो है कि इससे रिफर की जाती हैं, उनको भी आप जो है अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जब प्रेजेंस ऑफ ट्राइडेंट, ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल वगैरह टाइप से होता है ट्राइडेंट, ग्रेव्स के अंदर शो करता है कि वो लॉर्ड शिव पे जो है बिलीव करते थे, और त्रिशूल किनका है, लॉर्ड शिव का ही है। फिर इसके बाद है रिनाउंड हिस्टोरियन, जो जाने माने इतिहासकार हैं, चंपाका लक्ष्मी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है संगम एज को कि यह आखिरी चरण था किसका, मेगालिथिक संस्कृति का, तमिल रीजन में यानी तमिल जगह पे। और उन्होंने जो है कि सब्सटेंशिएटेड मतलब है कि गुजर बसर है ना, जीविका बताया है हर व्यू पॉइंट बाय, सब्सटेंशिएटेड मतलब दिखाया है व्यू पॉइंट बाय कोरिलेटिंग, कोरिलेट किया है मतलब जोड़ा है द वेलिर सेटलमेंट। कौन सा सेटलमेंट, वेलिर सेटलमेंट, जिसको कहा जाता है साहित्य फ्रॉम लिटरेचर, लिटरेचर से विद द मेगालिथिक साइट्स ऑफ द फार साउथ। तो इन्होंने जो है ना व्यू पॉइंट रखा है, अपना विचार रखा है, कोरिलेट किया है वेलिर सेटलमेंट, जिसको कि कहा जाता है वेलिर सेटलमेंट, नोन फ्रॉम, जो कि साहित्य से जाना गया है मेगालिथिक साइट्स के हिसाब से जो साउथ में है। ये इंक्लूड करता है सब्सिस्टेंस यानी कि गुजर बसर बेस कंसिस्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब इतना कि खाली गुजर बसर हो सके और जो है कि वो जीविका चल सके। देखो सब्सटेंशिएटेड का मतलब यहाँ पे ना इन दोनों में कंफ्यूजन था। सब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है पुष्टि की है, इन्होंने पुष्टि की है अपने सोच की, व्यू पॉइंट की। और कैसे पुष्टि कर दी, कोरिलेट करके, वेलिर का जो सेटलमेंट है उसका जो साहित्य में दिया गया है किसके साथ, मेगालिथिक साइट के साथ। तो इसमें जो है इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, सब्सिस्टेंट गुजर बसर जीविका, बस यही बुनियाद थी, जिसमें कि एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी, और साथ ही साथ जानवरों का पालन पोषण है, मछलियां वगैरह फिशिंग है, लोहे का इस्तेमाल है, एंड मिलियो इन विच वारफेयर, और एक मिलियो है जिसमें कि जो है जंगी चीजें वगैरह हैं और कुछ औजार वगैरह इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं तमिल राज्य की। तो जो संगम का, संगम पोयम्स है, संगम में जो कविताएं हैं, मेंशन करती हैं टर्म मूवेंदर। अब ये जो मूवेंदर टर्म है ये एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है तीन चीफ। तीन चीफ का मतलब तीन मुखिया, ठीक है, तीन मुखिया, चीफ का मतलब क्या होता है आपका, वही सरदार है ना, मुख्य। एंड वाज यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, और इसको इस्तेमाल किया जाता था तीन सरों के लिए, जो कि किसके लिए था, रूलिंग फैमिलीज का था, जो कि राज करने वाले परिवार थे, जिसका नाम है चेरा चोला पांड्या, तमिल कंट्री के अंदर संगमेज में। और इसके अलावा इस थ्री किंगडम के वहां पे कुछ छोटे मोटे चीफटेन भी थे, लोकल, लोकल चीफटेन का मतलब होता है सरदार हुआ करते थे। चेरा किंगडम की बात करें तो जो ये क्षेत्र है संगम चेरास का, ये पूरा का पूरा किसका है, कंप्राइज्ड है, मतलब है किसका, प्रेजेंट स्टेट केरला, वही है आपका, पहले जो था वो क्षेत्र था किसका, संगम चेरास का, वो इसी से था, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट केरला ना है उसी का वही था। चेरा किंग्स जो थे संगम एज के, उनको जाना जाता था बहुत सारे खिताब से, टाइटल जो दिया जाता है, सरनेम, अरे अलग से उपनाम, सच एज वानावर, ये उपनाम था, विलावर, मलायर, ये सब खिताब दिया गया था। इसमें दो इंपॉर्टेंट लाइन है चेरा किंग्स की, ठीक है, देयर वर टू इंपॉर्टेंट लाइन। पहला वो जो स्टार्ट होती है उदायन चेरा लथन से, और दूसरी जो स्टार्ट होती है इरमपोराई से। ये लाइन है, रेखा है, ये जो राजा थे बिलोंग करते थे इस रेखा में, है ना, वो रूल करते थे चेरा राज्य को। जो कैपिटल था, राजधानी था, वो वानी था, और जो इसमें मुख्य बंदरगाह था वो था थोंडी। और इनका जो सिंबल था फ्लैग पे, इसमें एक जो है धनुष और बाण था, ठीक है। लाइन बाय लाइन समझाते चल रहे हैं, अपनी किताब खोलिए, एक एक पैराग्राफ आपको मेल खाता हुआ दिखेगा, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने यहाँ कॉपी किया है। तो ये रहा, देखो ये चेरास का है, धनुष बाण दिख रहा है, ये चोलास में शेर था, और पांड्यास में क्या था निशान, मछली। तो चेरन सेंगुत्तुवन ये सबसे महान राजा थे, ये नीचे दिख रहा है राजा सेंगुत्तुवन, ये बहुत महान राजा रहे हैं संगम चेरास के। और ये जो संगम काम है पदिरुपतु और अहरानुरु प्रोवाइड करता है, देता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन, इनके बारे में जानकारी। इनका जो ब्रदर था इलांगो वदिकल, वो कंपोज करता है तमिल, एक तमिल महाकाव्य में है इसका नाम सिलप्पादिक्करम, विच टेल्स अबाउट हिज मिलिट्री अचीवमेंट। वो बताता है, ये जो सिलप्पादिक्करम है ये तमिल एपिक का नाम है, और इसमें बताया गया है मिलिट्री अचीवमेंट, यानी कि क्या क्या उपलब्धियां थी मिलिट्री में। सेंगुत्तुवन लेड एन एक्सपीडिशन, एक अभियान चलाया हिमालयाज के ऊपर, ये गंगा रिवर को क्रॉस किया और अपने दुश्मनों को इसने हराया भी। वो पहुंचा हिमालय को पार करके,
और क्या किया, कहां तक गया, और लहराया अपना झंडा, चेरा फ्लैग। पत्तिनी कल्ट जो है दैट इज द वर्शिप ऑफ कंगाई एज द, इसको जो पत्तनी कल्ट, इसका जो है पूजा किया जाता था ऑफ कन्नागी को एज आइडियल वाइफ, आदर्श पत्नी की तरह, है ना, पूजा की जाती थी, वॉज स्टार्टेड बाई हिम। तो ये जो पूजा है ना आदर्श पत्नी के तौर पे, ये इसी ने स्टार्ट किया था। पादिरु पत्तु एंड अदर संगम लिटरेचर, और दूसरे संगम साहित्य गिव अ लॉन्ग लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट देते हैं चेरा किंग्स के बारे में। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था उनमें वो है चेरा लथन, पेरुना चेरल, एरमपोराई और कनाई कल एरुमपोराई। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं चोला किंगडम। तो जो किंगडम है संगम चोलास का, वो कंप्राइज है किसका, जो आज के समय में थंजावुर है और तिरुचिरापल्ली का जो इलाका जिला है। चोला किंगडम को माना जाता है कि वो इज रेफर्ड, वो रिफर्ड है, मतलब दर्शित है, लेख है किसमें, संगम साहित्य में, एस चोनादु, कावेरी नाडु, कावेरी सोज नाडु, नीर नाडु एंड पुन्नल नाडु। ये जो नाम है ये इंडिकेट करते हैं रिच वाटर रिसोर्स, कि यहाँ पे जो है ना पानी काफी मात्रा में थी, पानी अच्छा बहता था ऑफ द चोला कंट्री का, कंट्री में यहाँ पे पानी अच्छा हुआ रहता था, पानी का स्रोत था। जो रिवर कावेरी है जो यहाँ से बहती है चोला किंगडम में, वो आसपास की जमीनों को बिल्कुल फर्टाइल, उपयोगी, उपजाऊ कर देती थी। जो कैपिटल है संगम चोलास का वो उरैयूर था, और इनका जो दूसरा कैपिटल था वो था कावेरी पोम पातीनम। और ये जो है कि मुख्य बंदरगाह भी रहा है संगम चोलास का। इनका सिंबल क्या था, देख सकते हो झंडे पे शेर था। और ये जो संगम साहित्य है इसमें मेंशन है बहुत सारे चोला राजाओं के बारे में, और इनका सरनेम है जैसे कि किल्ले, वालावन, सैनिक, चोलन। अब इसमें सबसे पॉपुलर मुख्य जो है चोलास में वो है कौन, कारिकलन। अजंगम लिटरेचर देता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन कारिकलन के बारे में। अपने नौजवान उम्र में उसने प्रूव किया अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है, मतलब औकात से ज्यादा वाली एबिलिटी ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट, यानी कोई वाद विवाद होता था ना उसके राज्य में, उसका समझौता करा देता था। ये बहुत ही ये बेहतरीन लड़ाका था, वॉरियर था, योद्धा। उसने चेराओं को हराया और पांड्यास किंग्स को भी हराया वेन्नी में। देखो अगर मैं इंग्लिश रीड करके हिंदी बताऊंगा ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। कर्सर पे ध्यान दो, माउस का जो कर्सर है, और साथ ही साथ मेरे लफ्जों पे ध्यान दो। दूसरे युद्ध में अनदर बैटल, कारिकलन ने हराया कॉन्फेडरेरी को। कॉन्फेडरेरी का मतलब होता है संघ, मेल, जो 4-5 राजा, एक में 9 राजकुमार मिले हुए थे, और मिल के ये जो इनकी कॉन्फेडरेरी थी, इनका जो संघ था, इसको अकेले इसने हराया और अपने राज्य को बढ़ाया कहां तक, बियॉन्ड, परे बढ़ाया, कांचीपुरम तक। देख ही सकते हो यार, देख के यार ये तो खतरनाक सा लग रहा है यार। कारिकलन जो है बहुत पॉपुलर हो गया था, है ना, फेमस हो गया था। क्यों, क्योंकि इसने जो है इस विकसित गतिविधियां की थी, अपने राज्य के अंदर विकास करने वाले काम ये किए थे। उसने इनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था किसको, एग्रीकल्चर के ग्रोथ को, यानी खेती बाड़ी को, और साथ ही साथ व्यापार, कॉमर्स यहाँ पे व्यापार के लिए। और इसने जो है कि डैम बनवाया था, बांध, जिसको कल्लनाई कहा जाता है, किसके ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर। और उसका पानी इस्तेमाल होता था वो खेतों में पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए। कारिकलन ने कब्जा किया था बंदरगाह पे, जो शहर में है कावेरी पोम पातीनाम या पोहार जिसको कहते हैं, और अपना उसको कैपिटल बनाया था, जो बहुत ही फला फूला और बहुत ही बड़ा केंद्र रहा, महान केंद्र रहा व्यापार का। जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी बाहर के देशों से आते थे और पुहार विजिट करते थे। कारिकलन बहुत दयालु था, किसके प्रति, तमिल पोएट के प्रति, और उसने उनको संरक्षण भी दिया। इसके बाद बात करते हैं पांड्यन किंगडम की। इनका जो फैलाव है, इनका जो एक्सटेंट है पांड्यम का, जो वो संगम एज में वो कंप्राइज करता है, जो आज के समय में जो जिले हैं ना, मदुराई के, तोरेनेल वैली के और रामानाथपुरम के, जो पांड्या राजा है उसको मारन वालुदी और सेजियान भी बोला गया है। इसका कैपिटल क्या था, मदुराई इसका कैपिटल रहा है। और इनका जो मुख्य बंदरगाह रहा है वो रहा है कोरकाई। इनका जो सिंबल था, निशान देख सकते हो, मछली है। जो पांड्यन राजा था उसने जो है कि अर्न किया, कमाया बहुत सारा नाम और साथ में सम्मान। क्यों, क्योंकि इसने संरक्षण दिया तमिल संगम को
और ये कहा जा सकता है कि ये जो कैपिटल मदुराई का है वो रिमेन्ड कैपिटल रहा तमिल लैंग्वेज और साहित्य का भी, तमिल जो है लैंग्वेज का और साहित्य का भी ये कैपिटल रहा है। जो संगम लिटरेचर है बहुत सारा लॉन्ग लिस्ट, लंबा सा लिस्ट देता है पांड्या राजाओं का, कुछ उसमें से पॉपुलर रहे हैं माधु कुमुदुमी, पेरुजावाथी, अरे भाई गलत बोल दूं तो यार प्लीज गुस्सा मत होना, परफॉर्म्ड मेनी सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी इसने बलिदान दिए, क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव करने के लिए, अपना विक्ट्रीज जो जीता है ना उसका वो मनाने के लिए, ठीक है, इसने बहुत सारा जो है कि बलिदान दिया, जश्न मनाने के लिए, ठीक है, जो जीत है उसका जश्न मनाने के लिए। संगम साहित्य प्रोवाइड करता है ढेर सारा लिस्ट पांड्या राजाओं का भी, सम ऑफ देम उनमें से कुछ जो है पॉपुलर हुए, मधुकुदम पेजुसी परफॉर्म, अच्छे 2 बार लिख दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके बाद आता है आर्या पद्दाई कदम था, नेदुन चेलियन, ये फेमस पांड्यन रूलर था, है ना। अब एक मूवी आ रही है पोलिस ओवियन, वो सब देखना यार, साउथ के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, प्लीज गुस्सा नहीं होना, ये प्रोनाउंसिएट करना बहुत मुश्किल होता है। ही गिव डेथ सेंटेंस, इसने मृत्यु दंड दिया था हीरो को, शिलापदिकरम को हीरो ऑफ शिलापदिकरम, इसको जो कोवलन का था, बाय मिस्टेक गलती से मृत्यु दंड दे दिया था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर था थलाई यलंगनाथु नेदु नेदु चेजियन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है, मुख्य राजा था, रूल करने वाला शासक है। इसने डिफीट किया था कंबाइंड फोर्सेस, यानी मिल के जो फोर्सेस आई थी चेरा चोला और दूसरे लोकल मामूली सरदारों की, और ये कहाँ आई थी, थलाई, जिसको कहा जाता है जो जगह पे ये आई थी मिलके लड़ने के लिए, थलाई यलंगनम, इस जगह पे, और इसने हराया। इसने संरक्षण दिया बहुत सारे तमिल पोएट को, जिसमें मांगुदी मरुनाथानर भी थे। पांड्या रूल जो था वो सीज हो गया, समाप्त हुआ, along with that of चेराज और चोलास के साथ 3rd सेंचुरी एडी में इनका रूल जो है, इनका राज जो है शासन खत्म हो गया, सीज कर गया। लोकल सरदारों की बात करते हैं, 3 राजाओं के अलावा जो तमिल राज के थे, बहुत सारे छोटे मोटे सरदार भी थे, चीफ्टेंस, जो शासन किए हैं अलग अलग हिस्सों में तमिलनाडु के, उसमें से एक थे वेलिर्स, तो समझ गए ना, सरदारों में से ही नाम है वेलिर्स। संगम साहित्य फर्निश करता है, मतलब पेश करता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन उनके बारे में। सबसे फेमस जो उनमें से था वेलिर्स, उनको कहा जाता था अमंग द वेलिर्स में से उनको कहा जाता था 7 पैट्रॉन्स ऑफ कदाइलू वलगल। पैट्रॉन्स का मतलब आप समझ सकते हो, पैट्रॉन्स देखता हूं मैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फाइनेंशियल या दूसरा सपोर्ट देता है लोगों को, तो पैट्रॉन कहा गया है, या और कदाई येलू वलगल कहा जाता था। और ये कौन कौन है, पारी ओरी मालयन एलिनी पैगन आई एंड नाली, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 7 है। तो जो लोकल सरदार थे वो अपना फैलाए जो है संरक्षण तमिल पोएट्स के लिए, और इसके बदले में ये जो पोएट्स हैं इन्होंने हेल किया, अभिवादन किया, बहुत ही करुणा मई के साथ, दया भाव के साथ, दे हैड एक्सटेंडेड, इन्होंने फैलाया देयर हेल्प, अपना मदद फैलाया टू रिजॉल्व वो सारे डिस्प्यूट, यानी कि जो वाद विवाद चल रहा था शासकों के बीच में, उसको जो है मदद के लिए अपना हाथ फैलाया कि सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अवैयार, ये बहुत अहम भूमिका निभाया कूटनीति में, किसके कोर्ट में, अभियामन के कोर्ट में। दूसरा जो संगम पोएट है, ये पोएटी का नाम था, तो संगम पोएट दूसरा कौन है, कवि कपिलर, उसने भी जो है कि ख्याल रखा परीस के बेटी का आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद। और ये जो लोकल सरदार थे ना, बहुत ही जेनरस डोनेशन, दयालु रूप से ये डोनेशन देते थे, चैरिटी यानी कि दान देते थे, किसको, पोएट्स को, बार्ड्स को, सरदार, एंड देयर कंसल्ट, और उनके कंसल्ट यानी पत्नियों को, लाइक द चेरा चोला एंड पांड्या रूलर, इनकी तरह लोकल सरदार भी बहुत अहम भूमिका निभाए हैं राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक डोमेन में ड्यूरिंग द संगम एज के टाइम में। सोसाइटी की बात करें तो संगम लिटरेचर जो है कि एक जो है असल तस्वीर दिखाता है समाज की, संगम एज की। तो सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग की बात करें तो संगम लिटरेचर बताता है बहुत सारे कबीलों के बारे में जो रेफर किए गए हैं टू द ट्रेडिशनल कास्ट, यानी पारंपरिक जो है जातियों के थे,
पारंपरिक जाति। इसका मतलब ये था कि जो जातियों का विभाजन था और जो कबीलों का अपना अरेंजमेंट था एग्जिस्ट करता है, साइड बाय साइड साथ साथ चलता था, यानी कबीले भी थे और कास्ट का डिवीजन भी था। हाउएवर जो भेदभाव था तमिल संगम में डिस्टिंक्शन था, मतलब अलग पृथकीकरण था संगम सोसाइटी का, वो किसके ऊपर बेस था? वो बेस था, उसकी बुनियाद थी डिवीजन बिटवीन हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न, यानी कि अपर में पैदा हुआ और लो बॉर्न, इसका मतलब समझेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग इन ब्राह्मणाज, ब्राह्मणाज यानी हाई बॉर्न यानी कि बड़े कुल में पैदा हुआ, एंड देयर पैट्रॉन्स, और उनके जो कि पैट्रॉन्स है वो फ्रॉम द कॉमन मैन, तो ये उनसे अलग। दो द बिगनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम कैन बी मेड आउट विद इन द ब्राह्मणा हाउस होल्ड, कास्ट सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? विद इन द ब्राह्मणा के घर से। द लार्जर सोसाइटी रिमेन्ड क्लासलेस, और बाकी जो पूरा समाज है ब्राह्मण से ही हाई बॉर्न है, बाकी सब सोसाइटी कास्टलेस है, कोई जाति वाती नहीं है। द तोल्कापियम हैज मेंशन्ड 4 कास्ट, इसने तोल्कापियम ने ना 4 कास्ट बताए, नेमली ब्राह्मणास, राजा, ट्रेडर व्यापारी, फार्मर यानी कि किसान, इग्नोरिंग मोस्ट ऑफ द अदर नेम्स ऑफ पीपल, और इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया बाकी नाम लोगों के। ये जो रेफरेंसेस दिए गए हैं तोल्कापियम में, ये ऑब्वियसली यानी कि जाहिर तौर पे दिखाते हैं इन्फ्लुएंस किसका? सांस्कृतिक सोशल आइडियल का, है ना, सांस्कृतिक सामाजिक आइडियल का, आदर्श का, है ना, आदर्शवाद का। द ब्राह्मणास ड्यूरिंग द संगम एज, ये जो ब्राह्मण थे ना संगम एज में, ये बहुत ही ज्यादा इनको मान सम्मान मिलता था और लर्न कम्युनिटी थी, यानी पढ़ी लिखी कम्युनिटी समुदाय था। ये परफॉर्म करते थे कास्ट ड्यूटीज, यानी जातीय ड्यूटीज अपना करते थे प्लसली, यानी कि बारीकी से, बहुत अच्छे से। दे सर्व्ड किंग, राजा को ये सर्व करते थे, सेवा देते थे मौके मौके पर, जुडिशियल ऑफिसर की तरह, यानी कि न्यायिक अधिकारी की तरह, और जो है कि ऑलवेज हमेशा रहते थे प्रिस्ट पादरी की तरह, और एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी की तरह। ये अटैच थे जमीनों के साथ और वेयर प्राउड, और जो है कि बिल्कुल ये जो है इनको गुरूर था अपने देश के ऊपर और अपने मदर टंग के ऊपर, यानी वहां पे जो आम भाषा है मदर टंग है वहां की। इट सीम्स जो व्यापार है वो कॉमन था दोनों के लिए, वैश्यास और वेलालार्स के लिए। जो वैश्यास थे उनको जो है ड्यूटी दी गई थी कि पढ़े लिखे और क्या करें, परफॉर्म करें, बलिदान दें, मेकिंग गिफ्ट वगैरह दें, है ना, दान पुण्य दें, और इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी प्रोटेक्शन करें, यानी कि वो सुरक्षा दे गाय को और व्यापार को। वेलालर्स वेर लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स, वेलालर्स कौन है? देखो वैश्यास देख लिया, वेलालर्स कौन है? ये जमींदार अमीन जमीन वाले हुआ करते थे जो कल्टीवेट करते थे किसको? वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि को, है ना, संगम एज में इनके पास जो है कि इनका क्लोज एसोसिएशन था, मतलब करीबी थे, और ये हेल्ड करते थे हाई पोजीशन, ऑफिस के अंदर इनका जो है कि पद ऊपर हुआ करता था, विद द 3 मेन डायनेस्टीज, किसके साथ? 3 मुख्य जो है कि जो है डायनेस्टीज के साथ, जो कि चेरास, चोलास और पांड्यास, तो इनका जो है कि जुड़ाव है इनके साथ, और हाई पोजीशन इनके डायनेस्टी में, साम्राज्य में रहा है इनका। दे ऑल्सो कैरिड आउट ट्रेड, तो ये व्यापार भी करते थे। सो दैट 2 कम्युनिटीज, ये दोनों कम्युनिटीज को जाना जाता था इनके प्रोफेशन यानी कामकाज के द्वारा, जिसमें ये लिप्त थे, सम्मिलित थे, इंगेज थे। जो ऑर्डिनरी आमतौर पे जो प्लफमैन होता था उसको उजावार बोलते थे, और लैंडलेस लेबर बोलते थे, मजदूर जिसको आज बोलते हो, है ना, वेयर नोन एज, और इसको जो लैंडलेस लेबर थे उनको कहा जाता था कदाई, कदासियार या आदिमाई, है ना। ऑर्डिनरी प्लफमैन उसको उजावर, और जो बिना जमीन का है उसको कहा जाता था कदासियार और आदिमाई। ये शब्द है, बहुत आसान है समझना, अगर आप ये समझ जाओ कि कहाँ पे क्या शब्द क्या कह रहा है। सबसे ज्यादा जो रिलीवेंट है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एंथोलॉजीज, एंथोलॉजीज का मतलब जो संकलन है वो ये है, कॉन्सेप्ट है तिनाई का, है ना, तिनाई का कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से जमीन डिवाइडेड थी। सबसे ज्यादा जो सामाजिक आर्थिक एस्पेक्ट है किसका? संकलन जो है एंथोलॉजीज का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ तिनाई। अब ये है क्या वो देखोगे आगे पता चल जाएगा, जिसके हिसाब से जमीन का जो है बंटवारा था। होल एरिया कंसिस्ट ऑफ 5 तिनाइज, अब समझ में आया, जो पूरी जमीन है वो 5 तिनाइज में बढ़ती है, या फिर कह सकते हो डिवीजन है, 5 तिनाई, तिनाई का मतलब विभाजन। एक है हिली बैकवर्ड जिसको कुरिंजी कहा जाता था, दूसरा पास्ट जोन जो पलाई था, तीसरा पास्चुरल ट्रैक्ट मोल्लाई था, फिर वेटलैंड मारुताम था, आर्द्र भूमि, और पांचवा था लिटरल लैंड जिसका नाम था नियतल। अभी भी नहीं डरो,
अभी भी इसके नीचे सब आ जाएगा। द पोयम इन द एंथोलॉजीज, जो पोयम है, कविता है संकलन में, वो डिस्क्राइब करती है, बताती है, वर्णन करती है मोड ऑफ ह्यूमन एडेप्शन, कि किस तरह से इंसान अपनाता था हर एक हिस्से में, तिनाई डिवीजन में, एंड द वेरियस सोशल ग्रुप देयर, और किस तरह के लोग, सामाजिक ग्रुप वहां पे रहा करता था। द इनहेबिटेंट ऑफ द हिली एरिया वेयर हंटर एंड ग्रेदर। अब समझ में आ गया, जो हिली एरिया, पहाड़ी हिली बैकवुड के जो लोग थे वो कैसे थे, शिकारी थे, और वो चीजों को जमा करते थे, गैदरर थे। इन पास्ट जोन, देखो दूसरा वाला बात किया पालाई का, पास्ट जोन में जो लोग रहते थे वो लूट पाट वाले थे और कैटल वगैरह उठाते थे, है ना, जानवर वगैरह उठा ले आते थे। पैस्टोरल, देख रहे हो, चरवाहा ट्रैक्ट, पैस्टोरल ट्रैक्ट में जो इनहेबिटेंट थे वो सब्स्टिट्यूट थे किसके ऊपर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह जलाया, आग लगाया, बीज फेंका, खेती किया, फिर आगे बढ़ गए। और एनिमल हस्बेंड्री, है ना, यानी कि जानवरों की जो है हस्बेंड्री किया करते थे, यानी उनका पालन पोषण करते थे। वेटलैंड वाज इनहेबिटेड बाय पीपल सब्सिस्टिंग ऑन प्लफ एग्रीकल्चर। अभी जो आर्द्र भूमि थी, खेती बाड़ी वाली जमीन, नम भूमि, इस पे जो लोग थे वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। एंड फाइनली जो लिटोरल लैंड था वो इनहेबिटेड था, वहां पे कौन लोग थे, जो फिशिंग करते थे, सॉल्ट वगैरह, नमक वगैरह निकालते थे। बिसाइड द अबव, इसके अलावा कुछ और भी सामाजिक ग्रुप थे, कुछ ऐसे जो है कि आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, और जिसमें कि बहुत मतलब पूर्ण रूप से काम करने वाले कारीगर कारीगर थे, और जो है कि ये क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ, और वो जो सोनार होता है, लोहार है, और ये वो जो क्या है, कुम्हार है, जो कि पोयम में मेंशन किए गए हैं। फूड एंड ड्रेस, अब ये वाली देखो, ऐसा लगता है तुम ही को देख रही है, और ये वाली भी लेकिन ये ऐसी फोटो ही मिली मुझे गूगल पे, मैंने यही लगा दिया, फूड एंड ड्रेस की बात कर रहा है तो देखो, दो जोड़े कपड़े हुआ करते थे, ग्रेन, अनाज, मीट, फिश, ये जो है ना मुख्य आर्टिकल्स थे, मुख्य चीजें थी खाने में। और साथ में वेजिटेबल, सब्जियां भी हुआ करती थी, दूध होते थे, दूध के प्रोडक्ट भी हुआ करते थे। और जो ग्रेन जो है इसको हस्क किया जाता था, यानी इससे जो है खोल उतारी जाती थी इसकी, हॉलो वगैरह गड्ढा बनाया गया रहता था ग्राउंड में, और फिर इसको ना कन्वर्ट किया जाता था, बदला जाता था फ्लेक्स के अंदर, फ्लेक्स मतलब गुच्छे में बदला जाता था, अपम या फिर कह सकते हो अनुपा, ये जो है, या फिर चावल का केप जिसको भिगाया जाता था दूध में, ये काफी लग्जरी माना जाता था, यानी जैसे आज वो पिज्जा वगैरह होता है ना, बर्गर वगैरह, वैसे ये लग्जरी फूड था। द कुक्ड फिश, जो पकाई हुई मछली था, बिल्कुल पाइपिंग हॉट करी के साथ, रस्से के साथ, गर्मा गर्म, ये इक्वली वैल्यूड, ये भी एकदम लग्जरियस था भाई, बहुत बेहतरीन। क्लोथिंग जो है, दो पीसेस थे कपड़ों के, औरतों के, देख सकते हो हाई सोसाइटी में। ये कोर्सेट और हेयर पेस्ट, ये इसका मतलब क्या होता है, चोली वगैरह भी रखती थी और सर पे भी कुछ लगाती थी। ऑर्नामेंट, गहने वगैरह जो है दोनों सेक्सेस के द्वारा, यानी मेल फीमेल दोनों ही पहनते थे, जो बच्चे थे वो भी नेकलेस पहनते, वो भी किसके शेर के दांत का पहनते थे। एंटरटेनमेंट की बात करें, ये रिसेंट का तब का नहीं है लेकिन फिर भी साउथ का ही है। संगम एज के जो लोग थे वो अलग अलग तरीके का जो है कि वो अपना एंटरटेनमेंट लगाए थे भाई, मनोरंजन का साधन था, है ना, अपने खाली समय में। म्यूजिक और जो डांस था ये एक अच्छा जो है हिस्सा था अपना वक्त बिताने के लिए, दोनों मर्द और औरतों के लिए। गांव में जो है ना मुर्गा लड़ाते थे, बकरा लड़ाते थे, ये सब पॉपुलर था। गैम्बलिंग यानी कि जुआ भी प्रैक्टिस होता था। रेसलिंग, है ना, WWF, ये भी जो है कॉमन था, है ना, नौजवानों के बीच में। दो एट टाइम्स लेड टू द डेथ, कभी कभी यार डेथ भी हो जाती थी किसी एक कंटेस्टेंट की, है ना। चिल्ड्रेन प्लेड वेरियस गेम, और बच्चे तो तरह तरह के गेम खेलते थे। औरतों की पोजीशन, ये मेन होता है भाई, औरतें हर समय में कैसी कैसी रही हैं। जो स्टेटस है औरतों का संगम सोसाइटी में, वो मर्दों के बराबर नहीं था। जो संगम समाज है ना, उसमें अलग अलग तरीके की औरतें थी। तो देयर वेयर मैरिड, शादीशुदा औरतें थी जिन जो सेटल हुई थी वहां पे, और काफी ड्यूटीफुल हाउसवाइफ थी, यानी काम वाम करती थी, अपना जो है कि ड्यूटी कर्तव्य निभाती थी, और अपने हस्बैंड का, बच्चों का ख्याल रखती थी। वहां पे फीमेल तपस्वी भी मिलती हैं जो कि बुद्धिस्ट को मानने वाली थी, और या फिर जैन परंपरा की थी, जैसे कि कौंडी आदिगल और मनी मेघालाई। देयर वेयर लार्ज नंबर ऑफ कॉल्टिजन्स, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कॉल्टिजन भी वहां पे थे। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना कॉल्टिजन, इसका मतलब क्या होता है, तो कॉल्टिजन का मतलब होता है भाई वैश्या, ठीक है, हाँ, प्रोस्टिट्यूट। हाउएवर वुमेन एंजॉयड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो औरतों को एंजॉय वो एंजॉय करती थी फ्रीडम, आजादी,
मूवमेंट सोसाइटी में घूमती थी यहाँ वहाँ, एंड नंबर ऑफ वोमेन जो है बहुत सारी जो औरतें थी वो पोएट भी थी ऑफ द एज, उस एज की। इज अ प्रूफ, ये प्रूफ है कि औरतों को अच्छा नॉलेज मिलता था। भाई नॉलेज मिलेगा तभी तो वो कवि होंगी। वर्शिप किया जाता था कन्या की और पत्नी का, यानी चेस्ट लेडी का, पवित्र औरत का। ये शायद जो है वेरी अर्ली इंस्टीट्यूशन था, और ये एक एक्सटेंशन था वर्शिप ऑफ गॉडेसेस ऑफ चेस्टिटी, यानी कि पवित्रता की देवी का। ये एक्सटेंशन था, ये पवित्रता की देवी का पूजा किया जाता था। बट दिस seems to have become popular, ये पॉपुलर हुआ था कब, जब सेनागुतवम वर्शिप करवा रहा था कन्ना गाई का, एंड इट स्प्रेड टू द डिस्टेंस प्लेसेस लाइक श्रीलंका वगैरह में भी इसकी पूजा है, और साउथ में, इन साउथ में, और मालवा में नॉर्थ में। तो इसमें हम लोगों ने देखा था ना, वो जो सेनागुतवम राजा था उसने आदर्श पत्नी वाली पूजा शुरू करवाई थी, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। शादी विवाह की बात करें तो बहुत कम इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है ऐसे संस्थानों के बारे में जो विवाह के लिए थे संगम एज के। बाद में जो है ना लेटर वर्क, बाद के जो काम है, जैसे कि तोलक का पीएम जो बाद में ये जो बना है, मतलब ये साहित्य है, और जो कलाइवेल वो कहता है कि जो आर्यंस थे उन्होंने जो है रिचुअल्स, यानी धार्मिक संस्कार वगैरह और सेरेमनीज, समारोह वगैरह, शादी का कारण हम ये सब जो है कि इंट्रोड्यूस करवाया है ना। दिस वर्क, ये जो है काम मेंशन करते हैं स्पॉन्टेनियस कमिंग टुगेदर ऑफ सेक्सेस की, दोनों जो है सेक्सेस साथ में आते थे। ये दे डिस्टिंग्विश सीक्रेट मैरिजेस फ्रॉम द ओपन एलियंस। यहाँ पे ना ये लोग भिन्नता बताते हैं सीक्रेट मैरिज का, ओपन एलियंस कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट, यानी ओपन एलियंस यानी कि माँ बाप की मर्जी। दो तरह की शादियां देखे ना, सीक्रेट मैरिज है और साथ ही साथ माँ बाप की रजामंदी वाली है। दे रेफर टू द 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, 8 तरह की शादियां आती है ना, नोन टू संस्कृत धर्मशास्त्र, जो संस्कृत धर्मशास्त्र में जानी गई हैं, एंड शो ग्रेट इंजेन्युइटी, इसका मतलब क्या होता है सरलता, और दिखाती है महान सरलता इन फिटिंग देम इनटू फ्रेमवर्क, कि उनको फिट किया गया है फ्रेमवर्क में ऑफ तमिल स्कीम, तमिल स्कीम के फ्रेमवर्क में उनको फिट किया गया है। 8 तरह की है ना जो है शादियां हैं, सरलता दिखाती हैं। इसके बाद, इस शादी के बाद इकोनॉमी व्यवस्था देखते हैं, आर्थिक, जो आर्थिक व्यवस्था है संगम एज में काफी सिंपल थी, सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर थे, खुद से काफी था। जो लोग थे वो काफी जो है मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती थे, और ये मानते थे किसके अंदर, इन लिविंग वेल, अच्छे से रहना है भाई, बाय अर्निंग वेल्थ, है ना। अर्निंग वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा वैसा कमा के। संगम साहित्य दिखाता है, पॉइंट आउट करता है टू द एग्जिस्टेंस, किसको, कि एग्जिस्ट करते थे, मतलब थे दोनों ही, वेल्दी और पुअर पीपल, दोनों ही, अमीर गरीब दोनों थे समाज के अंदर। जो अमीर आदमी थे उसमें राजा वगैरह थे जो और जो लोग उनके आसपास थे, अमीर लोगों का मतलब राजा और उनके करीबी, और पुअर में कौन है, जो किसान है, और जो रोज के जो है लेबरर यानी काम करने वाले मिस्त्री मजदूर हैं, जो वंडर करते हैं, वंडर मिनिस्ट्रल का मतलब होता है गवैया, है ना, इधर उधर घूम घूम के गाने वाले। जो डिवीजन था सामाजिक ग्रुप का, वो रिच और पुअर में था, वो एक्सेप्टेड था एज नेचुरल, है ना, प्राकृतिक के रूप से, क्योंकि गरीबी माना जाता था रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन ऑफ मैन, जरूर तुम कोई पाप किए हो तब तुम अमीर नहीं हो रहे हो, गरीब हो। खेती बाड़ी की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे मेन व्यवसाय था, लोग खेती बाड़ी करते थे, यहाँ पे चावल उगाया जाता था, और दूसरे क्रॉप में कॉटन, रुई वगैरह, रागी है, गन्ना है, और पेपर है, ये सब मसालों के नाम है, जिंजर, अदरक वगैरह, इलायची वगैरह, हल्दी है, ये सब है। और अलग अलग जो वैरायटी है, तरह तरह के फल भी थे। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एम्बैंकमेंट, वही पोखरा वगैरह, कैनाल वगैरह भी बनाया गया है, वो स्टेट के द्वारा अंडरटेकन बाय द स्टेट, जो शासन कर रहा है स्टेट वो बनाएगा। चेरा कंट्री को जाना जाता है कटहल के लिए, ये रहा जैक फ्रूट, है ना, सर पे किसी के गिर जाए, न्यूटन इसके नीचे बैठा होता तो आज हम लोगों को फिजिक्स में इतना 3-5 नहीं मिलता। पेपर और टर्मरिक, पेपर ये काली मिर्च रही, टर्मरिक ये हल्दी रही। इन द चोला कंट्री, चोला राज में, अ पीस ऑफ लैंड यील्डेड, एक छोटा सा हिस्सा जो था ना, वहां से बहुत ज्यादा पैडी निकलता था। छोटे से जमीन पे क्या होता था, बहुत ज्यादा पैडी निकलता था, यानी धान निकलता था। बहुत सारे जो गांव की गतिविधियां थी, जैसे कि वो लोग कल्टीवेशन करते थे, किसका, रागी का, शुगर कैन का, और चीनी बनाते थे उससे, वही शुगर कैन से, गन्ने से। और ये जो है ना फसल जो है एंड द हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्ट किया जाता था, फसल वगैरह काटी जाती थी, और जो है सुखाया जाता था अनाजों को, ये सब जो है वर्णन किया गया है संगम पोयम में बहुत ही डिटेल में, यानी अच्छे तरीके से।
और दूसरे व्यवसाय की बात करें, ये तब का नहीं है, ये आज का यार, जींस पहन के बैठा है। एग्रीकल्चर के अलावा ये देखो स्पिनिंग कर रहा है और वीव कर रहा है, बुनाई कर रहा है, किसका, कॉटन वगैरह का, है ना। ये सब जो है काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, वाइडली प्रैक्टिस, यानी बड़े पैमाने पे लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। स्पिनिंग किया जाता था, ये स्पिन करना और ये वीविंग करना, किसका, कॉटन का, और शायद सिल्क का भी, वो भी अटेन किया। हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन, यानी काफी कुशल काम होता था उस टाइम में इस पे भी। स्पिनिंग जो है पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन होता था घर की औरतों का, ये घर की औरतें टाइम पास में करती थी। ये आदमी है, फोटो लगा दिया बस तुम्हारे अच्छे के लिए। जो वीविंग था ये कॉम्प्लेक्स था, जटिल काम था, पैटर्न ऑफ क्लोथ, अलग अलग तरीके का पैटर्न देना, डिजाइन देना कपड़ों पे। और जो सिल्क का था वो भी अक्सर मेंशन किया गया है साहित्य के अंदर। और जो उरैयूर है ना, ये जगह का नाम है, ये केंद्र हुआ करता था रुई के व्यापार के लिए, कॉटन के व्यापार के लिए, कपड़ों के। जो पोयम है, कविता है, वो मेंशन करती है कि जो कॉटन के कपड़े थे वो पतले थे एज द स्किन ऑफ स्नेक। अरे भैया, इतने जालीदार कुर्ती, ओ सॉरी, वो मतलब इतने ज्यादा पतले थे जैसे कि सांप की केचुली होती है ना, या फिर इतने पतले थे जैसे कि वो बादल, क्लाउड ऑफ स्टीम, यानी भाप जो निकलता है ना, वो भाप की तरह पतले थे। सो फाइनली, एकदम बेहतरीन तरीके से बुने हुए थे। आई कुड नॉट फॉलो द कोर्स ऑफ थ्रेड, की धागा किधर से किधर को जा रहा ये नहीं पता चल सकता था। कैची वगैरह, नीडल वगैरह, ये सब भी उस समय में थे जानकारी में। कॉटन और सिल्क के अलावा कपड़े जो है बनाए जाते थे लकड़ी फाइबर के भी, वुड फाइबर के भी, वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, किसके द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। डाइंग का मतलब ये है, ये इंसिलरी इंडस्ट्री टू वीविंग थी। देखो डाइंग का मतलब क्या होता है, एंसिलरी का मतलब होता है सहायक इंडस्ट्री थे, तो डाइंग होता था, डाइंग का मतलब ये होता है कि कपड़ों को रंगना। शिप बिल्डिंग यानी जहाज बनाना, मेटल के ऊपर काम करना, बढ़ई वाला काम, रस्सी बनाना, गहने बनाना, चमड़े वगैरह से कुछ बनाना, और हाथी के दांतों के कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाना, ये भी सब वाइडली प्रैक्टिस किया जाता था। व्यापार की बात करें तो संगम जो साहित्य है उसमें बहुत सारी जानकारी है, किसके बारे में, व्यापार से संबंधित गतिविधियों के बारे में जो लोग करते थे। जो व्यापार है वो दोनों तरह का था, अंदरूनी इंटरनल भी था और बाहरी लोगों के साथ भी था, और अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज था। ब्रिस्कली मतलब तेजी से कैरिड हो रहा था थ्रू आउट द पीरियड, पूरे समय में यह व्यापार तेजी से चलता था। इंटरनल ट्रेड जो है कि वॉज ब्रिस्क, वो तेज था। कारवां जो मर्चेंट का था, कारवां कारवां ही कहा जाता था, आज भी रेडियो मिलता है ना कारवां वाला, वो जिसमें ढेर सारे गाने वाने होते हैं। तो कारवां जो व्यापारियों का था वो अपने घोड़े गाड़ियों वगैरह के साथ, जानवरों वगैरह के साथ पैक करके चलते थे, है ना। अपना जो भी सामान है व्यापार का, एक जगह से दूसरे जगह लेके भटकते थे, जाते आते थे। ज्यादातर जो व्यापार था वो बाल्टर से होता है। बाल्टर मालूम है ना, एक सामान के बदले में दूसरा सामान, लेनी देनी, है ना। पैडी धान जो था इसमें सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम था, यानी कोई सामान खरीदना बदले में धान दे देना, स्पेशली गांव के इलाके में। तो नमक जो है बेचा जाता था धान के बदले में, और पैडी जो है बेचा जाता था, उसका जो पैडी है धान, उसकी कीमत लगाई जाती थी किसके रिफरेंस में, सॉल्ट के, है ना, नमक के हिसाब से। हनी और रूट जो है, हनी समझ ही सकते हो, और रूट्स, ये सब एक्सचेंज किए जाते थे मछली के तेल के बदले में। देयर वेर इस्टेब्लिश्ड, बड़े बने हुए मार्केट थे जिसको अंगत कहा जाता था बड़े बड़े शहरों में। और इसके अलावा हॉकर्स, हॉकर्स मतलब पैदल, है ना, जो नहीं घूमते फिरते रहते हैं, हर एक माल 10 रुपया, वैसे वाले हॉकर्स वगैरह इधर उधर घूमते फिरते रहते थे और घर घर तक का जो है सामान पहुंचाते थे, भटकते थे। और यहाँ पे फैला हुआ ट्रेड मिलेगा तुमको बाहरी देशों के साथ भी, इसका भी वर्णन है। संगम साहित्य के हिसाब से जो तमिल की जमीन थी वहां पे बहुत सारे कमोडिटीज प्रोडक्ट थे जो कि डिमांड में थे बाहर के देशों में, फॉरेन मार्केट्स में, बाहर के जो है मार्केट्स वगैरह के अंदर, जिसमें मसाले सबसे ज्यादा रहे। अपना हिंदुस्तान या मसाले में हमेशा जो है राजा रहा है ना। एमडीएच यही पैदा हुआ। पेपर है, जिंजर, कार्डेमम, भाई यार ये वही है, अदरक है, इलायची है, लहसुन है, पता नहीं क्या क्या, हल्दी वगैरह है, और वो भाई ये भाई आइवरी मतलब हाथी के दांत के सामान, मोतियां है, और कुछ जो है कि प्रीसियस, बहुत ही क्या कहते हैं प्रीशियस को, प्रीशियस का मतलब होता है आपका कीमती पत्थर वगैरह। तो यहाँ पे जो चीजें इंपोर्ट की जाती थी इसमें वो हॉर्सेस है, यानी मंगाया जाता था, गोल्ड है यानी सोना है, और ग्लास वगैरह है। जो बंदरगाह है ना, बंदरगाह वाले शहर वो केंद्र हुआ करते थे व्यापार का, है ना, बाहरी लोगों से व्यापार करने का।
बड़ी बड़ी जहाजें जो है बंदरगाह पे आती थी, कहाँ, पुहार के बंदरगाह पे। और क्या लेके आती थी? कीमती मर्चेंडाइज, यानी कीमती वो मर्चेंडाइज वाले सामान वगैरह लाती थी ओवरसीज, बाहर से, है ना, बाहरी देश से, बाहरी जगह से। जो फैमिली थी अमीर मर्चेंट वगैरह की, वो कहाँ रहती थी? अपर फ्लोर, ऊपरी जगह पे रहती थी। जो लोअर थे और बाकी जो वाइल द लोअर वंस, जो लोअर वंस थे वो सेट अपार्ट, वो अलग रहते थे, पृथक रहते थे अपने बिजनेस के लिए। सलियूर जो कि पांड्या कंट्री में है, और बांदा जो छेरा में है, वो गिना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, वो गिना जाता है बहुत ही काफी महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से, जो है पोयम में। फिर इसके बाद पेरिपलस ऑफ रेड सी। पेरिपलस ऑफ रेड सी का मतलब होता है जो गाइड होता है, जो व्यापार वगैरह के लिए नेविगेट करता है, रास्ता दिखाता है, वो डिस्क्राइब करता है नेविगेशन और ट्रेड, व्यापार रोमन एम्पायर का। और वो यहाँ से इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि भैया व्यापार का लिंक था इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में। ये मेंशन करता है पोर्ट ऑफ नोरा, कैनोनोर, इसके बंदरगाहों को इसमें मेंशन किया गया है। टाइंडिस आइडेंटिफाई हुआ है विथ पोनानी, और दूसरा है मोजिरिस कैरनगोर एज ऑफ द लीडिंग इम्पोर्टेंस ऑन द वेस्ट कोस्ट, यानी कि पश्चिमी तट पे जो है कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तुमको कि ये जो रेड सी का पूरा रास्ता वगैरह, नेविगेशन वगैरह, व्यापार से ये भी पता चला है कि भाई अपना लिंक जो हिंदुस्तान का था ना रोमन एम्पायर वगैरह के साथ भी था, बंदरगाहों से पता चला। और ये जो पेरिपलस है ना, वो मेंशन है, जो ऑल्सो मेंशंस उदयपुर, उदयपुर भी उसमें मेंशन है पेरिपलस में। सारे जो मोती वगैरह हैं जो कि तट के इलाके के हैं, वो भेजे जाते थे उदयपुर, और एक्सपोर्ट किए जाते थे, बाहर भेजा जाता था। इंपोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। ये डिनोट करता है फर्दर दैट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब होता है मलमल, ये जो है कि बनाया जाता था उस क्षेत्र में, आंध्र के। जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉइन्स वगैरह रोमन एम्पायर के, वो भी पाए गए हैं इंटीरियर ऑफ तमिल लैंड में, यानी कि जो तमिल की जमीन है उसके इंटीरियर में पाए गए हैं ये सिक्के वगैरह भी, जो दिखाते हैं कि हाँ भैया रोमन एम्पायर के साथ अपना व्यापार वगैरह था। सिक्के कहाँ से आए? व्यापार रहा होगा, कोई तो आया होगा तब तो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।